हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वर्मा लॉ क्लासेस। मैं आपका दोस्त मनोज गुप्ता। जो आज का टॉपिक है हमारा सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में, जो हम लिमिटेशन एक्ट है, यानी कि हमारे सिलेबस में लिमिटेशन एक्ट है अलग से हो, तो लिमिटेशन एक्ट में जो हम टॉपिक है सेक्शन 6, 7, 8 है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे लिमिटेशन एक्ट का, और लिमिटेशन एक्ट को कई लॉ कोर्सेज में सीपीसी में लिया जाता है, तो ये सीपीसी से हट के है टॉपिक। तो हम लिमिटेशन एक्ट में है जो वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो लिमिटेशन एक्ट है, उसका जो मेन है वो क्या कहते हैं कि जो विधि है, हमारा लॉ है, वो जागरूक व्यक्तियों की ही सहायता करता है, सोए हुए व्यक्तियों की नहीं। मतलब जो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता, अपने राइट्स के प्रति नहीं है, तो उनकी जो लॉ है वो मदद नहीं कर सकता। क्योंकि हम सिंपल लॉ है, जनरली हम देखते हैं, हम भी ये कहते हैं कि जो अपनी मदद खुद नहीं करता तो भगवान भी उसकी मदद नहीं करता। यही रूल्स लॉ में भी है कि जो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होता तो कानून भी है उसकी सहायता नहीं करता। और लिमिटेशन एक्ट 1963 में ये यानी कि 5 अक्टूबर 1963 को राष्ट्रपति की सहमति से प्राप्त हुई थी इसको, और 1 जनवरी 1964 को ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के उस टाइम सारे भारत में लागू किया गया था। अब लगभग पूरे इंडिया में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब इंडिया का पार्ट ही है, तो आपको पता ही है। तो अब इसमें हम जो बात करेंगे, जो इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव है, मेन जो है इसके जो लिमिटेशन एक्ट है उसके बनाने के पीछे क्या मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला तो ये था कि जो भी मामला आता है, सूट फाइल किया जाता है, उसको क्या जल्दी से जल्दी क्या है न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना। यानी कि जो भी कोई भी मामला आ गया, विवाद आ गया, उसको जल्दी से जल्दी क्या है आप कोर्ट में लेके आइए, न्यायालय में लेके आइए। दूसरा है कि अशांति ना उत्पन्न हो, यानी कि अव्यवस्था ना फैले, क्योंकि अगर टाइम पीरियड ही ना होगा तो किसी चीज़ को वो लंबा चला जाता है और फिर क्या है बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, जिसके कारण क्या है न्याय मिलने में भी कठिनाई हो जाती है, जिससे अव्यवस्था फैल जाती है। इसलिए तीसरा, अधिकारों के प्रति जो पर्सन है, व्यक्ति है, वो क्या है अपने राइट्स के प्रति क्या होना चाहिए, सजग होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, ये इसका मेन है। चौथा है सद्भाव या व्यक्तियों को उपचार प्रदान करना, इसका मेन का विधि है। इसमें यानी कि छूट भी प्रोवाइड की जाती है, अगर प्राप्त रीज़न है तो कुछ मामलों में क्या है टाइम पीरियड को बढ़ाया भी जाता है। पांचवा, शीघ्र निपटारे करने में सहायता, क्योंकि अगर जो संपत्ति से रिलेटेड मामले हैं उनका क्या है शीघ्र निपटारा किया जाता है, ताकि संपत्ति का सर्कुलन यानी कि सर्कुलेशन यानी कि पूरा संचलन है वो सोसाइटी के अंदर हो सके। जो मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये है। जो आज का टॉपिक मेन है, हमने क्या करना है, सेक्शन 6, 7, 8 जो मेनली है उन पे बात करनी है, और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मेनली जो हम करते हैं, जो भी हमारे वादे हैं, अपील्स है, एप्लीकेशन है, उनका लिमिटेशन पीरियड है, उसके बारे में है। तो यानी कि सेक्शन 3 में बताया गया है कि जितने भी हमारे वाद हैं, सूट्स हैं, अपीलें हैं, आवेदन है, वो निर्धारित समय अवधि में, मतलब लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है, फिक्स स्पेसिफिक टाइम है, उसके अंदर क्या है करने चाहिए, यानी कि प्रस्तुत करने चाहिए, प्रेजेंट करने चाहिए। और अगर प्रेजेंट नहीं किए जाएंगे तो चाहे जो आपका अपोजिट साइड है उसने आप बचाव में कोई आपत्ति उठाई है या नहीं उठाई, न्यायालय का ये काम है, मतलब कोर्ट का ये काम है कि वो इसको क्या करेगी, नहीं सुनेगी। मतलब उस क्वेश्चन को कोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन इवन नो ऑब्जेक्शन इज टेकन। इसमें कहा गया कि जो यह देखने का काम किसका होगा, न्यायालय का, कि निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत किया गया कि नहीं, चाहे विपक्षी द्वारा कोई आपत्ति उठाई गई है या नहीं। और इसमें यह भी बताया गया लिमिटेशन बार द रेमेडी नोट ए राइट, जो परिसीमा है जो उपचार का निषेध करती है, मतलब आपको रेमेडी नहीं मिलेगी, उसको बार करेगी, आपके राइट को नहीं। सिंपल एग्जांपल है, इसमें बताया गया ए और बी आपस में 2 पर्सन है, इसने क्या 10,000 रुपीज़ लेने हैं, तो ये क्या 3 साल का टाइम है इसको, यानी कि केस लाने के लिए, सूट इसको फाइल करने के लिए। नहीं करता तो क्या है वो केस नहीं कर सकता, लेकिन जो इसका ये राइट है जो बी से पैसे पाने का वो
क्या है, ख़त्म नहीं हो जाएगा। और विहित काल में जब लिमिटेशन टाइम होगा, जब न्यायालय बंद हो जाए, तो उस दिन जब न्यायालय खुलेंगे तब से वो टाइम है स्टार्ट हो जाएगा। अब मेनली हम क्या है सेक्शन जो 4 में बात करेंगे, उसमें सिंपल आपने यानी कि न्यायालय शब्द है जो उसका बताया गया है, और कि किस न्यायालय में जो वाद लाया जाएगा, जहाँ आवेदन किया जाएगा। अब जो हम सेक्शन 5 है उसमें है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड, जो टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें सिचुएशंस दी गई हैं आपको टाइम पीरियड कैसे हो सकता है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है मेनली वो यानी कि सिंपल बता देता हूँ कि मेनली जो हमारा टॉपिक है वो है जो सेक्शन 6, 7, 8 इन तीनों के बारे में है। लेकिन जो 5 है उसमें क्या बताया गया है कि आप टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हो, लेकिन आपके लिए क्या होना चाहिए, प्राप्त कारण होना चाहिए, यानी कि सफिशेंट कोज होना चाहिए, मतलब प्रेजेंस ऑफ लीगल एंड एडिक्वेट रीजंस होने चाहिए। और जो प्राप्त कारण है वो मामले की परिस्थितियाँ पर हर जो है कंडीशंस पे होगा। मेन तो यही है कि वो आपके नियंत्रण से बाहर रहा होना चाहिए। इसके लिए 3 मुख्य शर्तें दी हुई हैं कि पक्षकार के नियंत्रण जो पार्टीज है उसके कंट्रोल से, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, और लापरवाही नहीं होनी चाहिए, दोषी नहीं होना चाहिए, और उसका जो भी करेगा वो सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। ये इसका मेन है, यानी कि इसके बयान। अब हम बात करेंगे सेक्शन 6 के बारे में, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको पता होना चाहिए। इसमें हम जो है लीगल डिसेबिलिटी की विधिक नियोग्यता के बारे में बात करेंगे। वो भी एक आधार है समय को, यानी कि समय अवधि को बढ़ाने का। ये कहता है कि जहाँ पे हम भी मेनली क्या है 3 पर्सन को लिया जाता है, अवयस्क, पागल और जड़। अवयस्क को माइनर बोलते हैं, जिसकी एज 18 से हम पढ़ते हैं, गार्डियन में उसमें 21 है, और इनसेन पागल है, इडियट जड़ है। यानी कि हमने ये पहले किया हुआ है कि जो भी आवेदक होगा वो क्या होगा, सक्षम होगा, वयस्क होगा, स्वस्थचित्त होगा, मतलब साउंड माइंड होगा। अगर वो उस टाइम ठीक नहीं है, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, यानी कि जब तक उसकी नियोग्यता समाप्त नहीं हो जाती, तब तक क्या है उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होता, यानी कि लिमिटेशन वो तब से स्टार्ट होगा जब वो सही हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल है, यानी कि अवधि की गणना कब करनी थी, 15 सितंबर 2002 से करनी थी, लेकिन उस टाइम वो क्या था, अवयस्क, पागल, जड़ था, तो दिनांक का 10 मई 2003 को वो सही हो गया। तो जो लिमिटेशन पीरियड है वो कब से स्टार्ट होगा, 10 मई से, वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा, जब 2 नियोग्यताएँ आ जाए, मतलब पहली नियोग्यता समाप्त होगी फिर दूसरी आ जाए, तो दोनों को मिला के जो टाइम पीरियड होगा उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। यानी कि जब से विहित काल टाइम जो लिमिटेशन टाइम है तब से काउंट होगा जब आदमी 2 नियोग्यताओं से ग्रस्त हो। तो एक नियोक्ता का अंत होने के पूर्व दूसरी नियोक्ता से ग्रस्त हो जाए तो दोनों को ख़त्म होने के बाद ही वो कर सकता है। थर्ड, अगर कोई नियोक्ता डिसेबिलिटी है वो मृत्यु तक यानी कि डेथ तक बनी रहती है, लाइफ टाइम तक यानी कि पूरी, तो उसके फिर क्या रिप्रेजेंटेड है, जो उसको रिप्रेजेंटेड करते हैं प्रतिनिधि, वो उसकी मृत्यु के पश्चात है उतने ही टाइम पीरियड के अंदर क्या कर सकते हैं, दोबारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यदि अवयस्क व्यक्ति की मृत्यु के समय यानी कि माइनर है, मृत्यु के समय उसका विधिक प्रतिनिधि भी किसी नियोगिता से, मतलब वो भी डिसेबल है, तो उसको भी वो टाइम मिलेगा जब तक वो उसकी नियोगिता क्या है, डिसेबिलिटी सही नहीं हो जाती। और जो हमारा 5th पॉइंट है, अब कहते हैं कोई व्यक्ति नियोगिता का अंत हो गया, अंत होने के पश्चात उस काल के भीतर जितना उसको इस धारा के अंदर टाइम मिला हुआ था मर जाता है, तो विधिक प्रतिनिधि मृत्यु के पश्चात यानी कि जितना टाइम बच गया उतने टाइम के अंदर वो क्या कर सकता है, केस यानी कि वाद संस्कृत कर सकता है। यानी कि सिंपल है कि मान लो वो सही हो गया, मान लो 10 मई को स्टार्ट हो, यानी कि सही हो के टाइम उसका स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या उसकी डेथ होगी। अब डेथ होने के बाद जितना भी टाइम बचेगा उसमें से वो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेड है वो क्या कर सकता है, केस यानी कि वाद है जो
दायर कर सकता है। ये है मेनली हमने जो सेक्शन हमारा 6 है उसमें इतना ही ध्यान देना है लीगल डिसेबिलिटी पर, मतलब विधिक नियोगिता पर बात की गई है। अगर कोई भी पर्सन है, अवैसक है, पागल है, जड़ है, तो वो क्या करेगा, जब तक वो सही ना हो जाए तब तक वो यानी कि लिमिटेशन टाइम उसका बना रहता है। जब वो सही हो जाएगा तब से लिमिटेशन टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। अगर उसके 2 नियोगिता है तो यानी कि दो बीमारियां हैं, उससे वो डिसेबिलिटी है, तो पहले एक डिसेबिलिटी सही होगी फिर दूसरी। सिंपल लगा लो, पहले अवैसकता फिर वो मेजर हुआ, मेजर सही होने के बाद वो मान लो पागल हो गया, तो जब तक पागलपन सही नहीं होता तब तक। थर्ड, अब जब तक लाइफ टाइम तक चलती रहेगी तो वो लाइफ टाइम तक तो वो कर नहीं सकता, उसके बाद उसके क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। अगर रिप्रेजेंटेटिव खुद हो यानी कि अवैसक है और उसकी मृत्यु के समय और उसका विधिक प्रतिनिधि क्या है, नियोगित है, तो वो भी क्या करेगा जब उसकी नियोगिता समाप्त हो जाएगी तब। और 5th में आपको बता दिया कि उसकी डेथ हो जाए तो डेथ होने के बाद जितना टाइम उसकी नियोगिता सही होगी, उसके बाद उसने डेथ होगी तो जितना टाइम निकल गया उसके बाद जितने डेथ के बाद जितना टाइम रह जाएगा शेष, उसके लिए वो कर सकता है। सिंपल है, सेक्शन आप पढ़ोगे इजीली आपको समझ आ जाएगा। अब हम जो सेक्शन है जो 7 की बात करेंगे, इसमें बताया गया है जब हम कई व्यक्तियों के, जो सेक्शन 6 है, जहाँ कई पर्सन हो, वहाँ पे अगर एक पर्सन की सहमति के बिना भी, अगर सभी पर्सन की सहमति लेना ज़रूरी नहीं है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, उनमें से एक ग्रस्त है तो उसको यानी कि सहमति को छोड़ सकते हैं और बाकी की टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उन्मोचन नहीं कर सकते, मतलब डिस्चार्ज नहीं कर सकते बिना सहमति के, अगर डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो बाकी सभी व्यक्तियों का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अगर डिस्चार्ज नहीं किया जाता तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें बताई गई हैं। तो तब तक नहीं होगा जब तक कोई एक अन्य की सहमति के बिना, यानी कि अदर पर्सन की जो सहमति के बिना, उनके एग्री किए बिना डिस्चार्ज देने के लिए क्या ना हो, एबल ना हो जाए, और दूसरी उसकी नियोगिता अंत ना हो जाए। वो तो पता ही है, जब उसकी नियोगिता अंत हो जाए तब या फिर वो दूसरे अन्य व्यक्तियों की, जब कोई पर्सन है सहमति के बिना। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कर्ता का। जो कर्ता मेन होता है वो अन्य सदस्यों की सहमति के बिना सक्षम है, तो एक सदस्य की नियोग्य होने पर भी समय का जाना प्रारंभ हो जाता है, क्यों, कर्ता है जो मेन है। और इसी प्रकार विधानिक संरक्षण का दिया हुआ है, वो भी अगर आवश्यक हो तो तब वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मुस्लिम विधि है जो, उसमें माता है जो आवश्यक संरक्षण वहाँ पे नहीं आएगी। इसलिए अब जो सेक्शन 8 में हम बात करेंगे, अब 8 में ये बात की जाती है कि हमें कब पता चलेगा, यानी कि टाइम पीरियड क्या है, समय जो चलता रहता है। इसमें यानी कि आपको जो मेन है किया था, अब सेक्शन 8 पढ़ते हैं, उसमें ये बताया गया कि जो अपवाद दिए गए, जम्पशन दिए गए हैं कि इन पे जो 6 और 7 है, जो सेक्शन ऊपर बताए गए हैं, वो लागू नहीं होते। किन में नहीं होते, तो हक सफ़ा बोलते हैं, उनमें ये मामलों में नहीं लागू होते। हक सफ़ा का मतलब है जिसको पहला राइट हो, फर्स्ट राइट हो, यानी कि औरों को मान लो परचेज ऑफ गुड्स और शेयर है, उसको अदर को अपॉर्चुनिटी देने से पहले जो पहला राइट होता है उसको हम प्री इम्पटेशन बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन देख लेना इसकी। और इसमें दूसरा बताया गया कि अगर नियोगिता समाप्त हो जाती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम का मिलेगा, 3 वर्ष का ही टाइम मिलेगा, उससे ज़्यादा अवधि का टाइम नहीं मिलेगा। ये मेनली जो हमारे हैं सेक्शन 6, 7, 8 के अंदर है। और जो मेनली थोड़ा सा 6 जो सेक्शन है 9 के बारे में बता देता हूँ। वो कहता है कि जब एक बार समय का चलना आरंभ हो जाए तो वह संसिद्ध करने या आवेदन करने की किसी भी नियोगिता या अयोग्यता से वह नहीं रुकता। यानी कि एक बार टाइम स्टार्ट हो जाएगा तब वो क्या है, चलना स्टार्ट हो जाए तब वह संसिद्ध करने या आवेदन करने की, यानी कि कोई भी जो हमारी डिसेबिलिटी है इन में नहीं रुकेगा। मतलब यानी कि लिमिटेशन टाइम के समय यदि कोई व्यक्ति किसी नियोक्ता तो काल परिसीमा की गणना में नहीं आता,
तो निर्योग्यता की तिथि से की जाती है। लेकिन यदि परिसीमा काल की गणना के समय ऐसा व्यक्ति सक्षम है या निर्योग्य नहीं है तो समय का जाना प्रारंभ हो जाएगा और पश्चावर्ती कोई भी निर्योग्यता उसे नहीं रोक सकती। बाद में अगर वो निर्योग्य हो जाए वो उसको नहीं रोक सकती, ये इसमें बताया गया है। अब सिंपल इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो तारीख है 10/5/2005 से प्रारंभ होती है अवधि की, उस समय क्या है, उस टाइम को वो सही था और बाद में आगे जाके मान लो 25/8/2005 पागल हो जाता है, तो समय का जाना कब से स्टार्ट होगा, 10/5 से, बाद में उसे नहीं रोका जाएगा। ठीक है। और समय का जाना कब, जब तब प्रारंभ होगा जब कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हो जाए और वो सक्षम हो जाए। ये मेन चीज़ हम याद रखेंगे। अब हम कंक्लूजन में कर लेते हैं। मेनली जो इस सेक्शन में 6, 7, 8 सेक्शन है हमारे मेन है, जो आपको बताया था। 5th में आधार बताए गए हैं, प्राप्त सफिशिएंट रीज़न क्या है जब हम टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो 6 में बताया गया जो लीगल डिसेबिलिटीज़ है वो भी आधार है। लीगल डिसेबिलिटीज़ में आपको बता दिया था कि जब तक वो सही ना हो जाए तब तक टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होता। 7 में हम बताया था जब कई व्यक्ति हों तो उनमें से जो मेन था कि वो जब दूसरे व्यक्तियों की सहमति की ज़रूरत ना पड़े तब हम टाइम पीरियड स्टार्ट माना जाए। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, यानी कि हिंदू है, विभाजित परिवार है, उसमें जो करता है, ठीक है, करता अन्य सदस्यों की सहमति के बिना क्या है, सक्षम माना जाता है, इसलिए टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा कोई भी सदस्य क्या है, डिसेबल है तो। लेकिन जो सेक्शन 8 है उसमें हमने 6, 7 के अपवाद के रूप में किया गया है। उसमें बताया था 6, 7 है जो प्रीएम्प्शन मतलब हक सफ़ा के मामलों में लागू नहीं होते। इसमें जो यानी कि हक सफ़ा का मतलब है आपको पहले राइट होगा परचेज ऑफ गुड्स या शेयर फ्रॉम अदर पर्सन उसमें। और दूसरा बताया है कि परिसीमा जो लिमिटेशन टाइम है, यानी कि जब समाप्त हो जाएगी उसके 3 वर्ष, यानी कि 3 से अधिक अवधि का नहीं होगा, 3 वर्ष तक की होगा, मेनली ये। और जो सेक्शन 9 है उसमें ये बताया है जब एक बार टाइम स्टार्ट हो जाता है तब रुकेगा नहीं। तो इतना ही है, इसको ध्यान से पढ़ना, यानी कि इजी टॉपिक है और क्वेश्चन आने के क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।